हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने लगे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन ऑल्सो डू दिस फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली बिकॉज इन एनसीईआरटी देयर इज वेरी good explanation and all examples covered are very important. So we did first from this and then we relate the notes with that. Okay, so without any delay we can start the chapter. So basically, what is electric current or what do you mean by electric circuit? So this is the question, ठीक है? Like electric current है क्या? तो current से basically हमारा क्या मतलब होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड चार्जेस अगेन पॉजिटिव नेगेटिव हमारे इन्वायरमेंट में है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ चार्जेस, राइट? पार्टिकल्स। सो ये पार्टिकल्स जब एक फ्लो करते हैं, अब फ्लो करने के लिए हमें पता है कि ओपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो इसकी वजह से मूवमेंट आती है। ठीक है, सो ये जब चार्ज को कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मतलब कि बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट होगा, जैसे ये दोनों फुल है, यहां भी फुल है यहां भी फुल है, तो चार्जेस मूव ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं यहां फुल और यहां कम कर रही हूं तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऑटोमेटिकली चार्जेस यहां से मूव करके इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जब ये पाथ क्रिएट कर देते हैं उसी को ही जब उसमें फिर हमारे चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में ही होगा। फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया इन टाइम, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो अब क्या कर रहे हो, अगर इस चार्ज को आपको फ्लो कराना है तो एक चार्ज के लिए हमें एक आर्टिफिशियली सोर्स देना पड़ेगा। तो हम बैटरी ले लेते हैं। हमने यहाँ पे बैटरी बना दी, यानी कि ये सेल्स होते हैं। जो ये कैप बड़ा वाला हमारा है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ले लेते हैं, स्मॉल वाले को नेगेटिव टर्मिनल। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब यूज करते हैं तो उसे बैटरी बोलते हैं। तो दिस आर द सोर्स जहां से आपको चार्ज मिलेगा। अब ये चार्ज जो है वो फ्लो होना शुरू होगा तो हम एक यहाँ पे कोई कंडक्टिंग डिवाइस लगाएंगे, यानी कि कंडक्टर लगा देंगे, दैट इज आर वायर विच इज मेड अप ऑफ फ्रॉम एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, व्हाटएवर मेटल। तो हमने यहाँ पे एक वायर लगाया, ठीक है, तो इसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। और इस सेटअप पे मैं एक यहाँ पे क्या लगा दूंगी? स्विच लगा दूंगी, जिसको ऑन ऑफ करने से ये हमारा सर्किट स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पाथ को, जिस पाथ में हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसी पाथ को हम क्या बोल देते हैं? सर्किट। क्या बोल देते हैं? सर्किट। तो ये जो पाथ है जिसमें आपका चार्ज फ्लो करेगा, दिस इज योर सर्किट। और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे बात करी किस किस की? चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को डिनोट करते हैं आई से। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। किधर? पर यूनिट टाइम के हिसाब से। एरिया तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो यही हमारा क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा है कि क्या होता है। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time, or it is the rate of flow of electric charges. ठीक है, तो आप इसी को ले लेंगे। एंड हमेशा हम अपने सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं वो कहां से लेते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया कि करंट है क्या? तो करंट इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, और यही हमारा करंट का क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे
जो आपका आई है इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला करंट, ठीक है। आपने आई को बोला करंट, क्यू को हमने क्या बोला, चार्ज, और टाइम तो हमारा टी है। अब देखो करंट की जो एसआई यूनिट है, करंट को जो हम करते हैं मेजर, वो करते हैं एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर, तो ए, और चार्ज को करते हैं हम कूलम में, और टाइम को हम करते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। सो दीज आर देयर एसआई यूनिट, जिसको भी आप ध्यान से याद कर लेना। कूलम को सी से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर यहां तक? चले आगे। तो देखो नेक्स्ट में फिर यहां पे अब ये आपका कह रहा है कि देखो यहां पे वही है, फ्लो ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, तो करंट इज आई, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये हमने ले लिया। एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलम होती है, अभी हमने पीछे किया। और 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये हम इसको कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रिक करंट कोई जो है एम्पियर है, क्योंकि ये एंड्री मैरी एम्पियर ने ही डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उनके नाम पे ही पड़ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस 1 एम्पियर की यूनिट क्या होगी, या 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, इसकी होती है सेकेंड। तो when 1 coulomb of charge flow in 1 second, then it is called 1 ampere. तो यहां पे यही लिखा हुआ है, 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. डन? यहां तक आप ध्यान रखोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कि 1 एम्पियर मतलब कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, तो कितने मिली एम्पियर होते हैं, 1000, 1/1000, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 10⁻³1000 के लिए 30, तो हम यहाँ पे -3 लगा देंगे, इतने मिली एम्पियर होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, तो सिमिलरली आपके 1 एम्पियर में कितने होते हैं, 10। तो कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में क्या होता है, चार्ज मिली एम्पियर में दिया है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एम्पियर में, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे देख लो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक करंट है आपका 0.5 एम्पियर का, 10 मिनट्स टाइम दे रखा है, चार्ज आपसे पूछ रहा है, तो I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, ये हमसे पूछ रहा है क्या है, तो इन दोनों को आप क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगा आपका आंसर। बट टाइम हमारा सेकेंड्स में होना चाहिए, इसीलिए 10 मिनट को 10 इंटू 60 करा देंगे तो 600 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको करने से आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलम्स, ये हो जाएगा। नाउ व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मीन, यूनिट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यूनिट चार्ज, यहां से मिल जाएगा, तो आप इजीली ये कर सकते हो। Now the next topic is our potential difference. What is potential difference now? This is very important things to remember. Potential difference क्या होता है? So basically potential difference जो होता है, देखो जी, चार्ज को फ्लो कराना है या आपको किसी भी चीज को फ्लो कराना है, ठीक है। आपने कभी देखा है कि हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते हैं? अगर आप इस तरह से कनेक्शन करोगे तो क्या आपका कोई भी डिवाइस काम करना स्टार्ट करता है, लाइक आप रिमोट में सेल्स डालते हो, तो क्या दोनों पॉजिटिव डालने पे आपका कंडक्शन शुरू हो जाता है, रिमोट वर्क करना स्टार्ट होता है? नहीं ना, आपको क्या करना पड़ता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करना पड़ता है, राइट। अब ऐसा करने से कंडक्शन स्टार्ट होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, सपोज टू बी कि ये जो है ये 2 ग्लासेस है जो कि फुल ऑफ वाटर है, इन दोनों ग्लास में पानी पूरा भरा हुआ है ऊपर तक, तो क्या मैं वाटर को यहां से यहां ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। बट अगर यही चीज मैंने क्या कर दी, इसको
मैंने थोड़ा सा खाली कर दिया, सपोज टू भी मैंने इतना खाली कर दिया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाएगा यहां से यहां, तो ऑब्वियसली इतना तो मैं कर पाऊंगी ना। तो दिस इज द डिफरेंस, जब डिफरेंस क्रिएट होगा तभी यहां पे कोई भी चीज मूव करना स्टार्ट होगी, तो इसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि अगर दोनों फुल है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे फुल है यहाँ पे जीरो है अभी चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हम मान लेते हैं यहाँ पूरा 10 एम्पियर का चार्ज है और यहाँ जीरो है, तो अब ये यहाँ पे धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा, तो मान लो 2 यहाँ पे आ गए तो यहाँ 8 रह जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 और आ गए 4 हो गए, यहाँ 6 रह जाएंगे, फिर यहाँ 2 और आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं और इधर चार्जेस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अगेन देखो अब पॉजिटिव टर्मिनल पे फिर से 10 हो गया और यहाँ 0, फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका कंडक्शन चलता रहेगा और आपका डिवाइस वर्क करता रहता है। नाउ यहाँ पे एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सेल वीक भी तो होता है, यस, तो जैसे जैसे वो वर्क करता जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारा जो चार्जेस है वो भी वीक हो जाएंगे, वीक होंगे तो फ्लो भी स्लो होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी बैटरी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो यहां अब इस कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये दो टर्मिनल के बीच में वर्क डन है, दो टर्मिनल के बीच में वर्क डन है जो हमें कराना है। तो यहां पे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करा जाता है, यूनिट वोल्ट होती है इसकी। तो हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन to flow a charge from one point to another point, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, तो यहां पे इसकी डिफाइन लिखी हुई है, the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the amount of work done to move a unit charge from one point to another point. V is equals to W by Q. W is the work done और Q is the charge flow. Clear? एंड हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 वोल्ट क्या होगा, तो क्या होगा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और क्यू की अभी हमने देखी थी कूलम। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर? Okay, so when 1 joule of work is done to move a charge of, this is called 1 volt. तो ये आप ध्यान से यहाँ पे समझ लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्लियर कि वर्क डन कराना है चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड द यूनिट इज वोल्ट। नाउ जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही चार्ज मूव करेगा। यहाँ पे हाफ पोटेंशियल डिफरेंस है, हाफ ही वाटर मूव कर सकता है ना इधर से इधर, कि पूरा कर जाएगा नहीं ना। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही चार्ज फ्लो हो रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना ही करंट क्या होगा, पास होगा। तो इससे मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तभी हम बोलते हैं कि घर में इतना वोल्टेज आ रहा है, कभी कभी पीछे से वोल्टेज सप्लाई अप एंड डाउन होती है, तो आपका जो करंट होता है वो भी अप एंड डाउन हो जाता है। तो वहीं से हमें माइंड यूज करो कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्लियर? सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ हमारा एक यहाँ पे और न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। न्यूमेरिकल इज हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ दिस अक्रॉस द टू पोटेंशियल डिफरेंस, आपको ये दे रखा है। वर्क डन पूछ रहा है ये हमसे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। नाउ हमें ये निकालना है, तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, V इज 12 एंड Q इज 2,
तो आंसर इज 24. डन. Here 24 joules. Now name a device that. Okay, now यहाँ पे देखो, जब हम सर्किट बनाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसे हम बोल देते हैं वोल्ट मीटर. क्या बोल देते हैं? वोल्ट मीटर. और इसी तरह से करंट को जब करने की होती है तो उसे बोल देते हैं आ मीटर, क्योंकि उसकी एम्पियर थी तो आ मीटर. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट हो जाएगा? अभी पीछे डिस्कस कर लिया. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज. ईच कूलम मतलब 1C पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. सो अगेन हाउ मच एनर्जी का मतलब वर्क डन ही होता है, बिकॉज एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल्स. तो आप वही निकाल दोगे यहाँ पे. फिर ये हमें कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, जब हम सर्किट बनाते हैं तो हमें यूज होने चाहिए. सिंगल सेल होगा तो ऐसे दिखा दोगे. बैटरी दिखानी होगी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिखा देंगे. 1 2 3 सेल्स लगाए हुए हैं. अगर हमें स्विच लगाना है तो इस तरीके से ब्रैकेट दिखाना होता है. अगर वो ओपन है मतलब वो वर्क कर रहा है तो आप बीच में डॉट नहीं दिखाओगे, बट अगर वो क्लोज है तो आप बीच में डॉट दिखा दोगे. अगर वायर को ज्वाइन कराना है तो इस तरीके से इसने ज्वाइंट दिखा दिया. ठीक है. और अगर ऊपर से क्रॉसिंग ओवर दिखानी है तो हम कुछ इस तरीके से ले जाएंगे. ठीक है. ये कुछ आपके डायग्राम्स दे रखे हैं. बल्ब दिखाना होता है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से बना दोगे. ये अभी हम करने लगे हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे. आ मीटर लगाने के लिए बस आप ऐसे करके बीच में ए लिख दोगे और वोल्ट मीटर होगा तो वी लिख दोगे. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ. अब ओम्स लॉ क्या है? ये सर जॉर्ज साइमन ओम्स थे, फिजिस्ट के साइंटिस्ट थे ये. इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कुछ देखा सर्किट के अंदर. जब इन्होंने ये चीज नोटिस करी तो इनको ही ये चीज ऑब्जर्व हुई कि भैया V और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उतना ही I आ रहा है. तो अगर मैं कोई सर्किट बना देती हूं और उसमें वोल्ट सप्लाई, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा तभी चार्ज फ्लो कर पाएगा. तो जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उतना चार्ज फ्लो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है. बट इसको रोकने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए. अगर हम करंट को भेज रहे हैं तो करंट को अगर हमें कम करना है, ज्यादा करना है, तो उसके लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए. तो वही चीज हमारे ओम्स लॉ में हमें पता चली. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, देखो सर ने बोला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के. ठीक है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो ये बोलते हैं जितना मैं चेंज V में करूंगा उतना ही चेंज I में आएगा. यानी कि V और I हमेशा क्या चल रहे हैं? कांस्टेंट चल रहे हैं. ठीक है. तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए इन्होंने R लेके आए. तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R करा एंड दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर. और इस फॉर्मूले का नाम ही इन्होंने अपने नाम पे दे दिया, दैट इज ओम्स लॉ. तो यहाँ पे ये जो नई चीज R निकल के आई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या था? रेजिस्टेंस. तो इन्होंने बोला रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को. तो जब चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसको ये यहां से रोक रही है. जैसे हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है ऐसी रेजिस्टेंस है जो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करेगी? रोकेगी, नहीं जाने देगी आगे. तो उससे हमारा चार्ज जो है वो इंटरप्ट होगा और करंट पे फर्क पड़ेगा. तो जितना आपका R ज्यादा होगा I उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो इन्होंने ही ये चीज हमें बताई. तो आप रेजिस्टेंस की डिफाइन याद कर लेना. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट एंड इज SI यूनिट अपने नाम पे दी, दैट इज ओम, जिसको हम ग्रीक लेटर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ओम्स लॉ इसका नाम पड़ गया. सो व्हाट इज 1 ओम? अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं व्हाट इज 1 ओम तो आप क्या बोलोगे?
अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड 1 वोल्ट है तो करंट भी वहां पे 1 एम्पियर होगा और उसी को ही हम क्या बोल देंगे, 1 ओम बोल देंगे। तो समटाइम्स यहाँ पे 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट इनकी डिफाइंस आ जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेना। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बेसिक टर्म्स को जोड़ के डिफाइन इजिली बना सकते हो। एंड यहां पे अब आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि हम बोल रहे हैं कि आई और आर जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, या आर जो है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्हाटएवर। तो अगर मैं बोल रही हूं इफ आर इज ट्वाइस या डबल, अगर मैं आर को ट्वाइस कर दूं देन आई क्या होगा। तो आप देखो यहां पे डबल करके देखो वैल्यू, ठीक है। तो आई कितना हो गया, हाफ। आई कितना हो गया, हाफ। अगर मैं आर को 4 टाइम्स कर दूं तो आई क्या हो जाएगा, यहां पे आप 4 डाल दो तो कितना हो जाएगा, 1/4। अगर मैं 6 टाइम्स कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अगर मैं आर को ये कर रही हूं तो आई क्या होगा, या आई को ये कर रही हूं तो आर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से यहाँ पे कर लोगे। जो चीज यहाँ पे थोड़ी सी दे भी रखी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल देन द करंट गेट्स हाफ। डन, ओके जी। अब एक मैं आपको यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एंड ओम्स लॉ आप बहुत ध्यान से करोगे, पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन आती है, ठीक है। मैथमेटिकली आप प्रूव करो ओम्स लॉ को। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, हम आर को थोड़ा सा और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आर को हमने क्या बोला कि आर जितना ज्यादा होगा आई उतना कम होगा, ठीक है। तो अगर आर जो है ज्यादा हो रहा है तो आई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस इज द रीजन। अब मुझे ये बताओ कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, कंडक्टर्स में आर क्या होगा, ज्यादा या कम। और इंसुलेटर्स में भी बताओ फिर। तो कंडक्टर्स में आर जो होगा वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से आई जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि करंट पास हो जाता है। इसीलिए सारे कंडक्टर्स में आर क्या होगा, कम होगा। और इंसुलेटर्स में आर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आई कम हो जाता है और वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। तो एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर क्या होते हैं, तो इसी से हम पता लगा लेंगे। अब यहां पे एक चीज आपको दे रखी है, सपोज टू बी, यहां पे हम एक रियोस्टेट डिवाइस दे रखी थी यहां पे ना, जिसको समझने के लिए आप अभी देखो क्या है। यहां पे देखो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट बोल रहे, कंपोनेंट को यूज करते हैं हम रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, उसे हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टैट। क्या बोल देते हैं, रियोस्टैट। सो बेसिकली ये रियोस्टैट है क्या, देखो आपके घर में क्या होता है, करंट सप्लाई आ रही है, सपोज टू बी पीछे से आपका एक मेन मीटर होता है ना। एक हमारे घर का मेन मीटर होता है जिसमें आपके घर की सारी करंट सप्लाई आती है। सपोज टू बी मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि 100 एम्पियर है, ठीक है। 100 एम्पियर का यहाँ पे करंट आ रहा है। तो अब आपके घर में ये 100 एम्पियर पूरा आएगा, कोई कंजूसी नहीं ले सकते ना आप, नहीं तो आप फटाफट बोल देते हो हमारी तो बिजली कट हो रही है, हम तो डिपार्टमेंट में जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, हमारी कोई बिजली चोरी कर रहा है, व्हाटएवर, ऐसा आपने सुना होगा। तो यहाँ पे सपोज टू बी आपके घर में 100 एम्पियर का फुल करंट सप्लाई आता है। अब आपका एक मेन स्विच बोर्ड है ना, मेन स्विच बोर्ड है, वैसे तो बहुत सारे हैं, उनमें सब में डिवाइड हो जाता है। हम अभी यहाँ पे एक मेन स्विच बोर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे घर के ज्यादातर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाला है हमारे एसी के लिए, दिस इज फॉर एसी, दिस इज फॉर फैन, दिस इज फॉर रेफ्रिजरेटर
एंड दिस इज फॉर अवन. ओके, तो नाउ जो आपका एसी है वो सपोज टू बी आपका 100 में से 40% ले लेता है आई को. ठीक है, फैन आपका ले रहा है 10, रेफ्रिजरेटर आपका ले रहा है 20 एंड अवन इसको हम 5 कर देते हैं. ठीक है, इसको मैं 5 कर देती हूँ. तो कितना हो गया? 60, 70, 80, 90, 30 कर दिया. चलो 40, 60, 70, 80, 90 एंड दिस इज 100. 10 ही ले लेते हैं इसको. ठीक है, इसको हमने 10 ले लिया. देखो अब क्या हो रहा है, आपके घर में जब पीछे से करंट सप्लाई जो आ रही है वो 100 की आ रही है. ठीक है, अब 100 में से 40 ये ले लेता है भाई. 40 आपका एसी ले रहा है, 10 आपका फैन ले रहा है, रेफ्रिजरेटर ले रहा है और अवन ले रहा है. तो पीछे से तो 100 आ रहा है ना, तो यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे 60 ओम का रजिस्टर लगा होगा जो क्या करेगा, 60 ओम मतलब कि 60 एम्पियर को रोक लेगा और सिर्फ 40 को ही पास होने देगा. नाउ अब 60 में से यहाँ पे सिर्फ 10 को जाना है, तो यहाँ पे 50 ओम का लगा होगा जो कि क्या करेगा, 10 को पास होने देगा और 50 रखेगा. यहाँ पे फिर कितने का होगा, 20 को जाने देना है, तो 30 का यहाँ पे होगा और 20 को पास होने देगा. यहाँ पूरा 30 भेजना है तो यहाँ 0 का लगा होगा जिससे हमारा 30 पास हो जाए. तो इस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है. बट अब देखो, सपोज टू बी कि हमारा कोई भी डिवाइस खराब हो जाता है, हमें नेक्स्ट टाइम चेंज करना है. तो मान लो कि जो आपका फैन है ना, फैन आपने चेंज करा और इस बार आप अच्छी क्वालिटी का ले आए हो, तो अब आपका ये सिर्फ 5 एम्पियर का ही करंट लेता है, 5 वोल्ट का ही है ये. तो अब क्या होगा कि जब यहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा इस वाले रेजिस्टेंस को, 60 में से 40 इधर 60 लगा था, नाउ 60 में से 5 ही, तो ये कट होके कितने का लगना चाहिए अब यहाँ पे, 55 का. अब 55 में से 20 भेजना है, तो ये यहाँ पे कट होके कितने का लगना चाहिए, 35 एंड सो ऑन. तो मुझे एक डिवाइस की वजह से ये सबको चेंज करना पड़ रहा है जो मेरे लिए टास्क हो सकता है. तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रियोस्टैट लगा देंगे. यहाँ पे क्या कर देंगे, एक रियोस्टैट लगा देंगे. तो रियोस्टैट में क्या हो जाएगा, काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा. ये ऑटोमेटिक डिवाइस है. क्या है ये, ऑटोमेटिक डिवाइस है. ये अपने आप क्या करेगी, ओम्स को सेट कर देगी. इसका सिंबल इस तरीके से होता है. ये ऑटोमेटिकली सेट करती रहेगी, जिसको जितना वोल्ट चाहिए उतना पास करेगी, बाकी को अपने अंदर रोक लेगी. सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टैट. ओके, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, जो अपने आप करंट को रेगुलेट करेगी बिना वोल्टेज सोर्स को छेड़ते हुए. क्लियर हुआ ये यहाँ पे आपको? ठीक है, चलो जी. अब नेक्स्ट पुअर कंडक्टर, और ये हमने कर लिया. ठीक है, नाउ अब हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड. देखो हमारे रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि रेजिस्टेंस कम ज्यादा कैसे हो सकती है. तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखो, आर जो होता है इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. रो एल अपॉन ए. नाउ यहाँ पे ये रो नई चीज आ गई. रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी. क्या होता है, रेजिस्टिविटी. अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस तो आपने समझ लिया, रेजिस्टिविटी क्या है. रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की नेचुरल टेंडेंसी होती है, यानी कि एक उसकी नेचुरल पावर होती है चीजों को रेजिस्ट करने की. क्वेश्चंस में यहाँ पे आपसे बहुत बारी पूछा जाता है कि क्या होता है, तो यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो रेजिस्ट ओम मीटर हो जाती है. इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, ओम मीटर हो जाती है. ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस, कभी हम आई को ये कर रहे हैं या लेंथ को ऐसे कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या इंपैक्ट आ रहा है, रेजिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो आप हमेशा क्वेश्चंस में रेजिस्टिविटी में लिखोगे नो चेंज या फिर रिमेन सेम या फिर अनचेंज्ड। आपको रेजिस्टिविटी को कभी कुछ नहीं करना, आपको रेजिस्टेंस का ही बताना है। तो नाउ रेजिस्टेंस के लिए फैक्टर्स देखो, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के यानी कि लेंथ के, और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करती हूं, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करती हूं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सपोज टू बी ये एक वायर है जिसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है जो फ्लो ऑफ चार्ज को फ्लो नहीं होने दे रही। अब मैं ये लेंथ को और बढ़ा देती हूँ तो ये और फैल जाएगी ना, तो चार्ज को मूव करने के लिए जगह ही नहीं है। तो जब हमारी लेंथ इंक्रीज होगी तो आर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, ये सेम लेंथ का है बट मैंने इसका ना थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस ऐसे थी, तो अब इस चार्ज को यहां से जगह मिल जाएगी फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो जब हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ये कुछ ऐसे समझ लो अपने माइंड में, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर एरिया बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैल्यू डाल के कैसे देखनी है, हमेशा उसी तरीके से डालो जैसे यहां पे आपको बोल रहे हैं अगर मैं एरिया को डबल कर देती हूं, एरिया को डबल कर देते हैं तो बताओ आर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं लेंथ को डबल कर देती हूं तो बताओ आर क्या होगा। तो यहां पे देखो हमने क्या किया था कि आर इज इक्वल्स टू एल बाई ए, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आप एरिया की जगह पे डबल कर दो। ठीक है, एरिया को हमने क्या किया, डबल करा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ए की जगह पे डालेंगे ना तो हाफ, तो आर कितना हो गया, हाफ। लेंथ को डबल किया तो दैट इज इक्वल, तो आर इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ को डबल किया तो आर क्या हो गया, 2 ही हो गया, मतलब ट्वाइस ही हो गया। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स करूंगी तो 1/4 हो जाएगा, 6 टाइम करूंगी तो 1/6 हो जाएगा, एंड सो ऑन, यही रहता है। तो अब हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो, ऑन इट्स लेंथ, resistance of the conductor depends on its length, on its area of cross section, on the nature of the material। nature of the material पे तो डिपेंड रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि अगर कोई चीज आपकी सपोज टू बी नॉन मेटालिक है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है, वो इंसुलेटर बन जाता है। तो नेचर तो डिपेंड कर ही रहा है। वही अगर मैं सिल्वर ले रही हूँ, कॉपर ले रही हूँ, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, वो बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो नेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है। तो फिर आप इसके बाद ये फॉर्मूला को याद रखोगे। ठीक है, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं जो हम अभी करने लगे हैं। नाउ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, देखो कंडक्टर्स में यहाँ पे देखो माइनस में चल रही है पावर, माइनस का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। तो कंडक्टर्स में क्या है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये अच्छे होते हैं और करंट को पास होने देते हैं। अलॉयज में आएंगे तो और कम है, तो इसका मतलब ये भी अच्छा काम करते हैं, रेडियली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए हम अलॉयज के फिलामेंट्स बनाना प्रेफर करते हैं, अलॉय की हीटिंग डिवाइसेस बनाना प्रेफर करते हैं। एंड फिर लास्ट आपका है इंसुलेटर। इंसुलेटर का देखो बहुत हाई है रेजिस्टिविटी, इसीलिए ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो कंडक्टर्स में कम है और अलॉयज में और भी कम है। तो अगर मुझे कोई हीटिंग डिवाइस बनाना है, मतलब कि कंडक्टर वाला चीज बनाना है,
तो मैं इसकी बनाती हूँ ताकि ये रेडिली ऑक्सीडाइज ना हो हाई टेम्परेचर पे भी जाके। क्लियर? तो ये अब हम कुछ यहां से पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कि हम कौन सी वायर ज्यादातर यूज करते हैं और हीटिंग डिवाइसेस किस किस के बनते हैं। तो उसके लिए सबके लिए ये रीजन आएगा, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन, कभी कभी 1 मार्क का आ जाता है। नाउ अब जो हमने एक फॉर्मूला किया था ना V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब उसी पे ही बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, तो आपको याद बस क्या रखना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आपको क्या याद रखना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखो 3 चीजें हैं, आपको 2 दे रखी है, एक ये पूछेगा आपसे हमेशा, तो अगर ये मेरे से R पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन आई पूछ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, V अपॉन आर, ठीक है, एंड V है तो आई आर है। तो अब क्वेश्चन में देखो इसने हमें क्या दिया है, ये कह रहा है हाउ मच करंट, यानी कि मुझसे आई पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब V हमें दे रखा है और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज दिस, यानी कि ये भी मुझे दे रखा है। तो मैं क्या कर दूंगी, V अपॉन आर कर दूंगी, V अपॉन आर कर दिया, 220 अपॉन में 1200, तो आई मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हाउ मच करंट, अगेन करंट बोल रहा है, V दे रखा है और R दे रखा है, तो सेम चीज करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे हमारा डन। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अब माइंड में सेट कर लेना है और हमारा काम होता चला जाएगा। नाउ अगेन हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि V मुझे दे रखा है, यहाँ पे हमें करंट भी दे रखा है, तो यहां तक अभी मेरी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ये अगले वाले में पूछ रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120, व्हाट करंट, यानी कि ये मुझसे अब अगेन आई पूछ रहा है और दिया इसने सिर्फ मुझे V है, वेयर इज द R, R नहीं है ना, तो मुझे एटलीस्ट 2 चीजें होनी चाहिए, तो V तो है और R मुझे चाहिए, तो R मैं यहां से फाइंड आउट करूंगी पहले वाले केस से। तो पहले वाले केस से मैं क्या कर रही हूं, ये हमें दे रखा है तो R मैं यहां से निकाल दूंगी V अपॉन आई करके, तो मेरी 15 आ गई। नाउ मैं 15 को और इसको यूज करूंगी और मेरा करंट आ जाएगा, डन। तो ये बहुत ध्यान से कर लो, बहुत इजी है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ मेटेलिक वायर, लेंथ 1 मीटर, लेंथ हमें 1 मीटर दे रखी है और रेजिस्टेंस कितनी है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, जिस अभी हम टेम्परेचर को इग्नोर करेंगे, एंड डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर हमारे काम का नहीं है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर को मिलीमीटर से करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराना है, बट ये 0.3 है तो एक और 0, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर। तो हमने ये काम कर लिया। नाउ अब आप फॉर्मूले पे आ जाओ, जो था R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में L और ये रो की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास R भी है L भी है, बट A हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो हमारा जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और R जो होता है वो अगर मैं देखूं तो डायामीटर का हाफ होता है, तो मैं यहां पे R की जगह d/2 भी डाल सकती हूं और ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाई d स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4। तो एरिया की जगह पे अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है, यहां तक बात आई समझ। तो इसके हिसाब से अब यहां पे वैल्यू डाल के देखते हैं, तो R
इनटू में दिस पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई बाय एल भी हो जाएगा। तो ये आपका भी रो का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर रो का फॉर्मूला, ये देखो डन, यही है ना हमारा 4L और R पाई डी स्क्वायर। अब हम इसमें धीरे धीरे वैल्यूज को डालते हैं। तो ये देखो वैल्यूज को कैसे डालना है। R आपका कितना था 26, पाई हमारा 3.14 ले लो और 22/7 ले लो, वॉटेवर, हम यही ले लेते हैं। D हमारा आया 3 इंटू 10⁻⁻⁴। एक बार और लिख देती हूं इसी चीज को, क्योंकि ट्वाइस है ना, अपॉन में 4 और L की वैल्यू 1 थी तो वो 4 ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 26 3.14 इंटू 3 3 9 और ये बन जाएगी 10⁻⁻। जब हम ये कराएंगे तो कुछ ऐसे पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये -8 आ जाएगी। डन। सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहां, और अपॉन में 4। नाउ आप इसको कट कर लो इजी तरह से, और ये पॉइंट्स को जब आप करोगे तो आपका कुछ आंसर ये वाला आ जाएगा। तो आप पहले यहाँ पे जो 10⁻⁻ है उनको आप करा लेना इजीली। डन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आ जाता है एग्जाम्स में। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से करना, इसको मैं समझा देती हूँ आपको और सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। देखो यहां पे आपसे ये क्या बोल रहा है, एक वायर है जिसकी लेंथ L ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो मेरा जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। R ये मुझे कह रहा है 4 ओम है, L ही है और A जो है वो A ही है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू डालूंगी तो 4 इज इक्वल्स टू रो L ही है, A ही है, तो यही बन गई मेरी इक्वेशन। इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझे बोल रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, सेम मटेरियल, लेंथ को कर दिया अब सेकंड केस में लेंथ को कर दिया हाफ और एरिया को क्या कर दिया ट्वाइस, और एरिया को कर दिया डबल। तो अब जब मैं ये यहां पे मुझसे कह रहा है आर क्या होगा, तो आर, तो नाउ R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब हम L की जगह पे हाफ पुट करेंगे, L बाय 2, एंड नाउ डिवाइड बाय A इज 2A। नाउ रो एज इट इज L बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया, तो 1/2A। अब L अपॉन में ये हो जाएगा 4A। नाउ अब देखो हम क्या कर रहे हैं, रो L बाय A को थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे, तो 1/4 और ये रो L बाय A। अब इस रो L बाय A की वैल्यू मैं यहाँ से फर्स्ट से लेके यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 ओम हमारा आंसर आ गया। तो ये देखो यहाँ पे भी 1 ओम है, तो ये देखो कैसे किया है, यहाँ पे रो L बाय A, ठीक है, 4 ओम था जो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली थी। अब रो L बाय ये 2 डाला, 2A हो गया, इसको करा और ये इस तरीके से हमने वैल्यू को पुट किया, कैंसिल किया, 1 ओम आंसर आ गया।